हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें बहुत सारा टॉपिक देखा। ऑक्सीकरण, अपचयन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, सारा कुछ पहले पार्ट में मैंने क्लियर कर दिया है। अगर जहां आप लोग डायरेक्ट पार्ट 2 देखने आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज ये रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा पार्ट है। तो दूसरा पार्ट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे और इसमें जो भी प्रैक्टिकल होगा वो करेंगे। तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया में मैंने जो 4 अभिक्रिया बताया था, इसके बाद बोला था कि बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। वो चारों जो मैंने बताया था, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा क्योंकि इसको एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें 2 विलयन, अब विलयन क्या है, विलयन सॉल्यूशन होता है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 विलयन को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ यानी अपक्षेपण बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग है ना 2 विलयन, 2 सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अघुलनशील पदार्थ यानी ठोस पदार्थ बनता है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इस दोनों का जब अभिक्रिया करा रहे हैं, यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सोडियम सल्फेट जो है अभिक्रिया होके यहाँ पे NaCl हो जा रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है ना, यानी सोडियम क्लोराइड हो गया और बेरियम सल्फेट बन गया। यानी क्या, यहाँ बेरियम सल्फेट नीचे बैठ जाता है, मतलब जब सॉल्यूशन का अभिक्रिया होता है तो सॉल्यूशन में बेरियम सल्फेट क्या होता है, नीचे बैठ जाता है ना, इसलिए इसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको एकदम सरल भाषा में मैंने इसको क्या लिखा है, इसका मतलब है जब 2 घुले हुए लवण है ना, यहाँ पे मैंने अघुलनशील ठोस पदार्थ कहा है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या समझना है, जब 2 घुले हुए लवण, मतलब जो घुला हुआ लवण है, एक पानी में जो घुल चुका है, इस लवण का जब आपस में अभिक्रिया होता है ना, तो जो नीचे बैठ जाता है, जो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, यानी नीचे बैठने वाला ठोस बना दे, मतलब जो नीचे बैठ जाता है ना, उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें 2 विलयन यानी सॉल्यूशन को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ अपक्षेपण प्रिसिपेट बनाता है ना। इसका एग्जांपल मैंने क्या लिया, यहाँ बेरियम सल्फेट नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, ये जो वर्ड है अघुलनशील है ना, इसको थोड़ा उच्चारण करने में मुझे दिक्कत हुआ होगा क्योंकि ये थोड़ा शुद्ध हिंदी है ना, लेकिन आप इसको याद रखें, अघुलनशील, इसका मीनिंग क्या मैंने समझाया कि जब 2 घुले हुए लवण, मतलब 2 घुला हुआ लवण है, वो आपस में अभिक्रिया करके नीचे बैठने वाला जो ठोस बनाता है, ये पूरे रिएक्शन को, इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर जहां आप लोगों ने नोट नहीं किया तो वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में उतार ले, या तो कॉपी और पेन लेके साथ में बैठ के उतार सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कोई बताओ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। अच्छा, तो हम लोग के टाइम में क्या होता था कि हम लोग से पूछा जाता था कोई भी क्वेश्चन, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण क्या है, तो हम लोग नाटक करते थे या छत पे देखते थे, है ना। और अभी का बच्चा सब कैसा है, अब जैसे पूछ रहे उससे तो वो क्या बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है नहीं आता है। तो अभी का बच्चा सब रंगदार है ना, तो अभी बच्चा लोग को पढ़ाना भी वैसे है, तो नहीं पता तो हम बताते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, सबसे पहले ये जान लो कि ऐसी अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत
महत्वपूर्ण है और हम लोग के लगभग सारे घरों में लगभग ये अभिक्रिया होता ही होगा। तो ये अभिक्रिया क्या होता है पहले ये समझना। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हो गया इसका परिभाषा, एक लाइन में परिभाषा ज्ञात जानना है। अब देखो इसका जो है आपके भारतीय भवन किताब में या एनसीईआरटी में इतना बड़ा लिखा होगा तो याद होगा नहीं, तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिखे हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एकदम आसान में समझ में आ गया। एग्जाम्पल में क्या लिए, कार्बन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगा तो ये क्या होगा, Cu2 होगा और उष्मा इससे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसको समझना क्या है, मैंने जो अभी पहले स्टार्टिंग में पॉइंट बताया कि ये हमारे घरों में होते रहता है। तो क्या है, जब कोयला या ईंधन जलता है, आपके घरों में कोयला जलता होगा है ना, तो कोयला जलने से है ना, कोयला या ईंधन जलता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, उसमें क्या बनता है, उष्मा उत्पन्न होता है। ये पॉइंट याद रखना, क्या उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। भोजन का पाचन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये पॉइंट भी याद करना है कि भोजन का पाचन भी एक क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो कुछ भी खाएं है ना, वो क्या बनेगा, वो ग्लूकोज बनता है। और खाना खाने से या पानी पीने से, जूस पीने से उससे क्या बनता है, ऊर्जा बनता है, यानी एनर्जी मिलता है। ये भी कैसा अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बहुत लोग को समझ में आ रहा है दैनिक जीवन क्या है। दैनिक जीवन जो हम लोग जी रहे हैं है ना, इसी को क्या कहते हैं, दैनिक जीवन। एकदम कट टू कट समझ में आ गया होगा कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आप इसको उतार ले, वीडियो रोक के, या तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो चलिए हम लोग देखते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। अब हम लोग एंडोथर्मिक देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। अभी हम लोग उष्माक्षेपी पढ़े, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक। उसमें उष्मा बाहर निकलती है और इसमें उष्मा बाहर से ली जाती है। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बाहर से ली जाती है, उष्मा कहां से ले जाती है, बाहर से ली जाती है। ये पॉइंट याद रखना है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बाहर से ली जाती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों टूट जा रहा है। अब इसमें क्या है, इस प्रकार की अभिक्रिया में वातावरण का तापमान जो होता है ना, वातावरण का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। बस इसमें इतना याद रखना आपको कि उष्माक्षेपी में उष्मा बाहर निकलती है और उष्माशोषी में, एंडोथर्मिक में उष्मा जो है बाहर से ली जाती है। इसका एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण भी उष्माशोषी का एक क्या है, एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस में जो पेड़ में जो है खाना बनाती है, पेड़ लीफ में है ना, वो क्या करती है, वो सूर्य यानी सन के किरण से ऊर्जा लेती है। क्या लेती है, ऊर्जा लेती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस भी क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो अभी हम लोग, आपको ये पूरा क्लियर टू क्लियर समझ में आ गया होगा। ये एक एग्जांपल लिख लेना है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने उष्माक्षेपी अभिक्रिया देखा और उष्माशोषी अभिक्रिया देखा। ये दोनों सिमिलर है और बहुत बार क्वेश्चन इस पे आया है कि दोनों में अंतर लिखे या दोनों को विस्तार से बताएं। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। अगर जहां 5 नंबर के क्वेश्चन में ये आ गया तो हम लोग चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष 5 नंबर के आंसर में आपको लिखना बहुत जरूरी है ना। क्या है निष्कर्ष इसका, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें ऊर्जा का परिवर्तन जो है, ऊर्जा का परिवर्तन क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ऊर्जा निकलती है, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है
जैसे समझिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया है ना, क्या चीज का एग्जांपल ले, समझो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है ना, अगर जहां इससे ऊर्जा मेरा बाहर निकल रहा है ना, अगर जहां ये रासायनिक अभिक्रिया से ये ऊर्जा बाहर निकल रहा, तो बाहर जब ऊर्जा निकलता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक होता है, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें ऊर्जा, ये ऊर्जा मान लेना है, ऊर्जा बाहर से लिया जा रहा है, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों अभिक्रिया हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको पहले पार्ट में बताया, ये हमारा नोट्स है और इसमें पूरा डिटेल में लिखा गया है। तो आपको जहां पे भी दिक्कत हो है ना, आप हमको है ना मैसेज कर सकते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। चलो, तो एक बार की बात क्या है कि एक क्लास में मैंने इसी तरह अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि कुछ भी डाउट हो है ना तो उसको पूछ लेना। अब एक बच्चा हमको जो है, हम ही बोले थे क्या कि रात में भी कभी भी डाउट हो किसी भी मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो हमको कभी भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो एक बच्चे का रात में मैसेज आया, तो क्या मैसेज आया उसका, हेलो मैसेज आया है ना। तो हम इसको रिस्पॉन्स किए कि कुछ होगा क्वेश्चन वोश्चन। अब रात में वो मैसेज करता है 11 बजे और क्या बोलता है, खाना खा लिए। तो बताओ, अब ऐसा बच्चा सब है, तो ये सब नहीं करना है। अगर जहां आपको कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और इसका अगर जहां आपको पीडीएफ चाहिए है ना, तो पीडीएफ के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत जल्द हमारे वेबसाइट पे है ना पोस्ट किया जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारे वेबसाइट पे पोस्ट किया जाएगा 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट 10 साल का सब्जेक्टिव। आप उसको अटेम्प्ट करिएगा तो उससे बाहर कभी भी जिंदगी में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर जहां आएगा तो हम लोग लास्ट में जरूर देखेंगे है ना। तो चलिए इसके बाद वाला हम लोग टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे संक्षारण यानी कोरोसिन है ना। आपके घर में भी लोहा होगा, खिड़की होगा, साइकिल होगा, सब कुछ होगा। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जंग लग जाता है। तो जंग लगने का प्रक्रिया क्या है, क्यों लगता है, इससे बचाव कैसे करें, यह जंग कैसे लगता है, तो सारा कुछ हम लोग क्लियर करेंगे। तो संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिससे धातुएं वायु, नमी में तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती। यहां तक आपको बस थोड़ा सा याद करना है कि संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया जिससे है ना, जिससे धातुएं, वायु, नमी तथा अन्य रासायनिक पदार्थ, क्या क्या है, वायु, नमी तथा अन्य रासायनिक पदार्थ के संपर्क में, मतलब संपर्क में आकर या आने के बाद धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी लोहे के सामान में जब जंग लगता है तो कुछ समय के बाद वह पदार्थ, वह लोहा या किसी भी चीज में जंग लगने के बाद कुछ समय के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अब इसमें आपको पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, यह एक धीमी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। यह एक कैसा प्रक्रिया है, धीमी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है ना, जो धातु की सतह पर होती है। मतलब ये धातु की सतह पर होती है ना, और समय के साथ मतलब जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाएगा यह धातु को क्या कर देगा, कमजोर बना देता है। मतलब धातु को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। सबसे सामान्य उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। सबसे सामान्य उदाहरण, आपको एक उदाहरण लिखना है, लोहा पर जंग लगना। अभी आपको दिखाएंगे लोहा पर जंग लग के कैसा होता है कि जब लोहा वायु में
उपस्थित ऑक्सीजन और नमी, मतलब वायु जो है हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है और नमी यानी जल, तो इसके संपर्क में आता है। जब लोहा वायु में उपस्थित प्रेजेंट आपका ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में जैसे आता है तो आयरन ऑक्साइड, ये याद रखना आपको, आयरन ऑक्साइड, इसको मार्क कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना। आयरन ऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 है ना, XH2O है ना, आपको ये याद रखना है, जिसे जंग कहते हैं। तो जंग का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। जंग लगने की अभिक्रिया यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जंग लगने का अभिक्रिया जो है ये क्या है, तो आपको ये जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, आपको एग्जाम में ये आपको लिखना पड़ेगा। यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है लेकिन लंबे समय में लोहे को कमजोर कर देती है। जब ये अभिक्रिया होगा आपका तो लंबे समय में क्या करेगा, लोहा को कमजोर कर देगा। आपको ये समझ में आया होगा कि संचारण क्या है। अब एग्जाम में आता क्या है कि जंग, है ना, जंग लगने से हम अपने सामान को कैसे बचाएं, यानी हानि लिखना है और सुरक्षित कैसे करना है, ये दोनों पॉइंट आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या क्या है, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना। जब कोई लड़का देखते होंगे आप लोग कि जो लड़का चांदी पहनता है ना, या तो कोई लड़की पायल पहने रहती है, तो जब चांदी पहने रहोगे तो धीरे कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, वो काला पड़ने लगता है। तांबे पे हरी परत, जिसको क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट। अगर जैसे जिसके घर में तांबा का कोई बर्तन है तो उसको जाके देखना साइड साइड में, है ना, हरा परत जम गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, संक्षारण के हानियां और बचाव के उपाय। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी पढ़े कि जंग लगने के बाद लोहा जो है कुछ समय बाद कमजोर बना देता है। तो लोहा इसे बहुत मजबूत होता है, लेकिन मेरे पास कुछ सामान है, कुछ अना पदार्थ है जो पूरा जंग लग के खा गया। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से ये टूट जा रहा है, जबकि जब ये बना होगा तो ये बहुत मजबूत होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जंग लगने के कारण, है ना, लोहा जो है कुछ समय के बाद कमजोर हो जाता है। देख सकते हैं आप, धीरे धीरे ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो अब हमको ये पढ़ना है कि इसका क्या बचाव है, क्या हानि है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संक्षारण के बचाव और हानि। तो हम लोग देखते हैं संक्षारण के हानियां और संक्षारण के बचाव। एकदम सरल सरल आपको लिखना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार 2 नंबर में पूछा गया है। तो हानियां क्या है, अभी हम लोग देखें, है ना, कि वस्तु को जिसमें भी संक्षारण हो जाता है, मतलब जंग लग जाता है, तो वस्तु को वो क्या करता है, कमजोर कर देता है, मतलब वस्तु जो है कमजोर हो जाती है। पुल, मशीन और वाहन। पुल जो है, अगर जहां पुल है, अभी आप लोग जाओगे, है ना, जो कंडीशन है हम लोग का बिहार का, या तो बिहार का कंडीशन क्या है, और रात भर में रोडे चोरी हो जाता है ना। अब पुल बना है, अब पुल पे क्या होता है, अगर जहाँ लोहे का पुल बना है तो बिहार का कंडीशन और झारखंड का कंडीशन क्या है कि लोग उस पे पुड़िया खा के क्या करता है, थूक देता है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे लोहा का कंडीशन क्या होता है, खराब हो जाता है। तो पुल जो है एक टाइम के बाद क्या होता है, टूटने लगता है। तो ये कंडीशन हमारे बिहार और झारखंड या यूपी में हो सकता है। दूसरा क्या है, मशीन और वाहन। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा बस जो है या ट्रेन जो है कुछ समय के बाद क्या किया जाता है, उसमें कलर किया जाता है ना। तो कलर इसलिए किया जाता है कि उस पर जंग लग जाता है, अगर जब कलर नहीं करेंगे धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले का घटना है कि बस के एक बच्ची जो है एकदम बस फट गया और बच्ची नीचे गिर गई और उस पे बस चढ़ गया, वो बच्ची मर गई। तो ये जो है सरकार का फेलियर है और इस पे ध्यान देना चाहिए। बस वाले को भी इसमें सबका दोष है। अब बच्ची चली गई, किसी का दोष नहीं है। तो ये सब चीज ध्यान देना चाहिए सबको कि जंग लगने से बचाना है। अब बचाव क्या क्या है, बचाव उसका है, सबसे पहला बचाव पेंट करना। पेंट मतलब क्या, आपके घर में ग्रिल लगता होगा, गेट लगता होगा, तो उस पर क्या करना है, पेंट करना है। पेंट करने से क्या होता है, कुछ समय तक वो क्या रहता है, हवा से बचा रहता है, नमी से बचा रहता है, सुरक्षित रहता है ना। अब अगर जहां
सरकारी काम है, सरकारी स्कूल में खिड़की लगा दिया है ना, और उसमें पेंट नहीं किया, पता चलेगा जंग लगे या न लगे गेटे चोरी हो गया, है ना। तो ये सब होते रहता है। तो पेंट करना धातुएं की सतह को हवा से बचाता है। पेंट करने के बाद क्या होता है, धातु की सतह जो है हवा से बचता है। उसके बाद क्या है ना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। मतलब क्या हुआ, जो भी लोहा है उस पर क्या करना है, जिंक का क्या करना, परत चढ़ाता है। तेल या ग्रीस लगाना। तेल या ग्रीस लगाने से क्या होता है, जब भी आप लोग देखे होंगे कि चेन, साइकिल का चेन में जो है हम लोग क्या देते हैं, तेल देते हैं। इसमें क्या होता है, बैलेंस मतलब स्लिप होते रहता है। अगर जब तेल नहीं देंगे धीरे धीरे वो सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या है, आपको पहले तो एक नॉइज होगा, कड़कड़ कड़कड़ आवाज करेगा, और धीरे धीरे उसमें जंग लगेगा तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या देते हैं, तेल या ग्रीस देते हैं। इससे दो चीज होता है, आवाज में नहीं निकलता है और नमी से उसको बचाता है ना। इससे क्या बनता है, मिश्र धातु भी बनता है। जैसे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील है। आपको ये सब जो पॉइंट है ना, याद रखना है। और आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बात ये है कि आप अगर जहां किसी भी कोई भी चैनल से पढ़ रहे हैं तो उस चैनल का अगर जहां 10,000 बच्चा 20,000 बच्चा जुड़ा हुआ है, तो अगर आप उसमें कमेंट करोगे तो बच्चों आपका कमेंट इतना जल्दी नीचे जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं मुझसे ही पढ़ो या किसी से पढ़ो, लेकिन अगर जहां आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको अगर जहां किसी भी टॉपिक में डाउट हो रहा है तो आप उसको कमेंट करें, है ना। हम और हमारी टीम बहुत जल्दी ट्राई करेगी आपके डाउट पे एक वीडियो बनाया जाए, आपको कमेंट तुरंत मिलेगा। या तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, बड़े यूट्यूबर से, तो आप उसमें कमेंट करोगे, आपका वीडियो बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा। तो हम लोग जो है ये ट्राई कर रहे हैं कि आपको सब टॉपिक अच्छा से अच्छा समझा दे। तो जिसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। उस पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सारा सब्जेक्ट खुद से, है ना, एक्सप्लेन करके, अपना किताब भी उसमें बता रहा हूं कि मैं अपना नोट्स बता रहा हूं। किताब का पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के डाउट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी। तो ये एक अच्छा टॉपिक है और इसमें आपको समझना है। तो विकृत गंधिता क्या होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाता है। एक बार में आपको समझ जाना है कि तेल या तो वसा युक्त खाद्य पदार्थ, मतलब क्या, आप लोग देखे होंगे जब हम लोग धान का जो नारो होता है उसको रख देते हैं, उसमें पानी पड़ता है, उसके बाद बहुत दिन होता है, हवा जाता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब। क्यों खराब होता है, वायु के संपर्क में आने के बाद, है ना। अब और उसमें दुर्गंध आने लगती है। मतलब अगर आप लोग देखे होंगे जब नारो होता है ना, गांव भर में नारो जो होता है, नारो आप लोग को समझ में अगर नहीं आ रहा तो बता देते हैं। जो धान जो है ना, धान झड़ने के बाद जो बचता है पुआल, उसी को नारो कहा जाता है। तो नारो का जो एक है ना ढेर बनता है, तो वो पानी उसमें लगता है और वायु के संपर्क में आने के बाद वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। उसको रखा ही इसलिए जाता है, खराब ही करने रखा जाता है ना। और खराब होने के बाद क्या होता है, उससे दुर्गंध यानी स्मेल आने लगता है। स्मेल आने लगता है, इससे भोजन का स्वाद और गंध भी बदल जाता है। अब जैसे कि ये लाइन दूसरा है, ये लाइन का मतलब भी अलग है। मतलब अगर जहां आप चावल अभी बनाओगे और आज रख दोगे, चलो आज तक ठीक रहेगा, उसके बाद कल तक भी थोड़ा बहुत ठीक रहे, लेकिन कल रात तक जो है चावल जो धीरे धीरे जो है ना गलने लगेगा, अच्छा नहीं लगने लगेगा, स्मेल आने लगेगा, बहुत खराब लगने लगेगा, है ना। तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा कि रेंसिडिटी क्या है। जिससे खाद भी बनाते हैं, खाद इसलिए भी बनाया जाता है, खेत को जो है पोषक तत्व देता है, खेत की मिट्टी को। अब इसका एग्जांपल क्या है, खुला हुआ घी या चिप्स का खराब हो जाना। मतलब जब आप घी बनाते हो और उसको खुला रख देते हो, डब्बा नहीं बंद करोगे, धीरे धीरे वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। अगर जब आप दुकान से चिप्स का पैकेट लाओगे, उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है, इसलिए वो खुला हुआ रहता है। अगर जब आप उसको खोल दोगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, शाम तक सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। अब इसका बचाव भी यहीं पे हम लोग देख लेंगे। बचाव क्या है, किसी डब्बा में अगर जहां घी है तो उसको क्या करना,
टाइट से बंद करना है। दूसरा जो चावल बचेगा, चावल को जो है क्या करना है, फ्रिज में रखना। या तो कोई भी खाना बच रहा है, सब्जी बच रहा है, उसको कहाँ रखना है, फ्रिज में रखना है ना। तीसरा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना। मतलब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट जो है मिलाने के बाद क्या होता है, बहुत लंबे समय तक वो क्या करता है, बचा हुआ रहता है। तो आपको एनसीईआरटी समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक जो बचा था वो टॉपिक क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, चलिए हम लोग देख लेते हैं तुरंत। टॉपिक जो छूट गया था द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसको हम लोग तुरंत समझ लेंगे। तो नियम क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। एकदम पॉइंट याद रखना है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। अर्थात अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान समान रहता है। मतलब अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल क्या है, H2 और O2 का अभिक्रिया करा रहे हैं, H2 और O2 का अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, 2H2O मिल रहा है। तो लेफ्ट साइड बायां तरफ H यानी हाइड्रोजन का परमाणु 4 परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। उसी तरह दायां तरफ भी हाइड्रोजन का 4 परमाणु है, देख सकते हैं 2 दूना 4, और ऑक्सीजन का 2 इकाई 2 परमाणु है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है। मतलब LHS इक्वल टू RHS है ना। दोनों तरफ अगर जहां बराबर है तो नियम क्या होता है, आपका सिद्ध होता है। तो यहां से आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें एक बचा है आपका दहन, है ना। दहन क्या है, कैसे है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें हम लोग समझेंगे। पीला ज्वाला, नीला ज्वाला, सब कुछ समझेंगे उसमें। तो ये आपको समझ में आ गया। तो लास्ट टॉपिक बचा है, वो टॉपिक जो है आपका रविवार यानी संडे को पोस्ट किया जाएगा, थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट। उसमें हम लोग टोटल सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे। 10 साल पिछले 10 साल का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जो पूछा गया है, 5 नंबर का, 2 नंबर का, सब उस वीडियो में आपको बताया जाएगा। चलिए, ये वीडियो अगर जो आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और थर्ड पार्ट के लिए हम बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर जो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक में डाउट है, और सारा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।